हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम नई युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखिए, जब हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लैंगिक जनन का मतलब है आपके पास नर और मादा युग्मकों का निर्माण होगा और इन युग्मकों में क्या होगा, निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। तो लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले हमें नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता है, नर युग्मकों हुई एवं मादा युग्मकों की आवश्यकता है। ये नर और मादा युग्मक नर और मादा जनन अंगों में बनेंगे। तो पहले हम नर युग्मक के विकास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मादा युग्मक के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पुष्पों में नर युग्मक होता है वो होता है परागकण। पुष्प का नर युग्मक क्या कहलाता है? परागकण। और परागकणों का निर्माण पुष्प के नर जननांगों में अर्थात पुंकेसर में होता है। पुष्प के नर जननांग किस में होता है? पुंकेसर में होता है। पुंकेसर, इसे हम लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। पुंकेसरों को क्या कहा जाता है? पुंकेसर या पुष्प के जो नर जनन अंग है उन्हें क्या कहा जाता है? पुंकेसर। जब बहुत सारे पुंकेसर होते हैं तो उन्हें एक साथ हम पुमंग भी कह सकते हैं। तो पुंकेसर और पुंकेसरों को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु पर्ण। यदि हम पुंकेसर की संरचना देखें तो पुंकेसर की संरचना कुछ ऐसी होती है। पुंकेसर की संरचना में हम देखते हैं कि एक तंतुनुमा संरचना जिसे हम बोलते हैं पुतंतु या फिलामेंट, पुतंतु जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट, यह पुतंतु पुंकेसर को पुष्प के थैलेमस यानी कि पुष्पासन से जोड़ने का काम करता है। पुष्पासन से जो आपके पुंकेसर से जोड़ने का काम कौन करेगा? पुतंतु। इस पुतंतु का शीर्ष वाला भाग परागकोश या एंथर कहलाता है। परागकोश या एंथर कहलाता है। जो परागकोश है वो कैसे होता है? जनरली सामान्यतः है द्विपालित, यानी कि इसमें दो पालियां, दो लूप्स पाई जाती है। देखिए, पहली पाली ये रही और दूसरी पाली ये रही। ये दोनों पालियां एक बंधे ऊतक योजी के द्वारा परस्पर जुड़ा हुआ होता है। योजी कनेक्टिव के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए, जब हम पुंकेसर की संरचना देखते हैं तो पुंकेसर की संरचना में निम्न तीन भाग होते हैं। शीर्षस्थ भाग परागकोश कहलाता है, सामान्यतः द्विपालित होता है और इसी परागकोश में आपके परागकणों का निर्माण होता है। इसी परागकोश में किसका निर्माण होगा? परागकण का। परागकोश द्विपालित होते हैं। परागकोश की दोनों पालियां योजी की सहायता से जुड़ी हुई होती है। यह योजी बंधे ऊतक है। इस परागकोश को पुष्प के पुष्पासन से जोड़ने के लिए एक तंतुनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पुतंतु कहा जाता है। अब देखिए, हम परागकोश के बारे में देखते हैं। जो पुंकेसर का शीर्षस्थ भाग है सामान्यतः कैसा होता है? द्विपालित। यही द्विपालित भाग क्या है आपका? परागकोश। इस परागकोश में परागकोश की एकल पाली में दो परागपुट, यानी कि इस पाली में दो परागपुट और इस पाली में दो परागपुट, तो टोटल कितने हो गए? 4 परागपुट या लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। इन्हें आप पोलन सैक भी कह सकते हैं। तो देखते हैं, यदि आप पादप के ये जो परागकोश है इसकी संरचना काट के देखेंगे तो इसकी संरचना आपको कुछ ऐसी मिलती है। देखिए, यह द्विपालित होता है। जो परागकोश है वो कैसा होगा? द्विपालित। दोनों ही पालियां बंधे ऊतक योजी द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है, तो ये योजी हो गया। जब आप एक पाली को देखेंगे तो एक पाली में दो परागपुट मिलेंगे, दूसरी पाली में भी ऐसे दो परागपुट मिलेंगे। तो ऐसे आपके एक पुंकेसर में कितने परागपुट हो गए? संख्या में 4। सामान्यतः आपके परागकोश द्विपालित होता है और परागपुट कितने होते हैं? इसमें 4 पाए जाते हैं। लेकिन इसका अपवाद है मालवेसी कुल, जिसमें गुड़हल शामिल है। इस मालवेसी कुल में जो परागकोश है वो एकल पालित होता है, उसमें एकल पाली पाई जाती है। अतः इसमें पाए जाने वाले परागपुट कितने हो गए? 2। कितने परागपुट पाए जाएंगे? इसमें 2 पाए जाएंगे। देखिए, यदि आप इस एंथर को यानी कि परागकोश को कट करके देखेंगे
तो आपको इसमें ऐसे 4 पालियां दिखाई देंगी। तो सॉरी, ऐसे आपको इसमें 4 परागपुट दिखाई देंगे। इन परागपुटों के अंदर ही किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु यानी कि पराग कणों का निर्माण होगा, इसीलिए इन्हें हम लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से इस लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। देखिए कैसे परागपुटों का निर्माण होता है। परागपुट के निर्माण की प्रक्रिया को हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, जो आपका परागकोश है, सबसे पहले परागकोश क्या होता है आपका? एकल कोशिका के द्वारा आवृत रहता है। सबसे बाहर जो कोशिका पाई जाएगी इसके सब बाहर एक कोशिका का आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? बहित्वचा, बहित्वचा या बाह्य त्वचा, जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के अंदर बहुत सारी विभाजन करने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। ये सारी कोशिकाएं आकार में एक जैसी होंगी, एक जैसी है, समरूप है, इसलिए क्या बोल दिया इसे? समांगी। तो इसके जो बहित्वचा के जो नीचे वाला स्तर है, इसे क्या कह देंगे? अधःत्वचा, अधस्त्वचा, जिसे हमने हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, परागपुटों के निर्माण के लिए अधस्त्वचा की कोशिकाओं का एक समूह, कोशिकाओं का एक समूह, एकल कोशिका नहीं होती, कोशिकाओं का समूह या ग्रुप काम करता है और क्या करता है? अपने आकार में वृद्धि कर लेगा। कुछ कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि कर लेंगी, इनके पास जीव द्रव्य ज्यादा हो जाएगा। आपको पता है ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन करती है उनके पास जीव द्रव्य की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। तो हमने देखा बहित्वचा के नीचे पाई जाने वाली अधस्त्वचा की कुछ कोशिकाओं का समूह अपने आकार में वृद्धि कर लेगा और अपने जीव द्रव्य की मात्रा में भी क्या कर लेगा? वृद्धि कर लेगा। और जो इस तरीके से जो बड़ी कोशिकाएं हैं, इन्हें हम क्या कह देते हैं? प्रपशु कोशिकाएं। क्या कहते हैं इन्हें हम? प्रपशु कोशिकाएं। तो प्रपशु कोशिकाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है? आपके परागपुटों का निर्माण होता है। देखिए एक बार दोबारा, तो परागपुटों के निर्माण के लिए क्या होगा? सबसे पहले परागकोश की बहित्वचा होती है, जो कि आपके परागकोश को क्या होता है? घेरे हुए रखती है। इसके नीचे जो अधस्त्वचा है, इसकी कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाएंगी और सघन जीव द्रव्य वाली हो जाएंगी। इन सघन जीव द्रव्य वाली और बड़ी कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे? प्रपशु कोशिकाएं। इन्हें आर्की स्पोरियल सेल्स भी कह सकते हैं आप, आर्की स्पोरियल कोशिकाएं। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास कोशिकाओं का एक समूह है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह परागपुट के निर्माण में काम में आता है। इसीलिए इस प्रकार के जनन को इसी प्रकार के परागपुट के निर्माण को कहा जाता है सुबीजाणुधानीय। यदि किसी बीजाणुधानी के निर्माण के लिए एक से ज्यादा कोशिकाएं जिम्मेदार होती है, तो इस प्रकार के परिवर्धन को क्या कहा जाता है? सुबीजाणुधानीय प्रकार का परागकोश का या परागपुट का निर्माण। अब हम देखते हैं यह प्रपशु कोशिकाएं किस प्रकार से परागपुटों का निर्माण करती है। देखिए हमारे पास अधस्त्वचा की कोशिकाएं थी। इस अधस्त्वचा की कोशिकाओं ने अपने आकार में वृद्धि करी और प्रपशु कोशिकाओं का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? प्रपशु कोशिकाओं का निर्माण किया। तो प्रपशु कोशिकाएं बन गई। अब ये प्रपशु कोशिकाएं विभाजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इनमें से एक कोशिका तो कहलाएगी प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका, जबकि दूसरे प्रकार की कोशिकाएं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का निर्माण करती है। देखिए प्रपशु कोशिका ने विभाजन किया तो एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई। 2 कोशिकाओं में एक कोशिका तो कौन सी हो गई? प्राथमिक भित्ति कोशिका कहलाएगी, जबकि दूसरी कोशिका क्या कहलाएगी? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी वॉल सेल। क्या करेगी ये भित्ति कोशिका? भित्ति का निर्माण करेगी। भित्ति यानी कि वॉल का निर्माण करेगी। किसकी भित्ति का निर्माण करेगी? परागपुट की भित्ति का निर्माण करेगी। तो जो परागपुट की जब आप संरचना देखेंगे तो परागपुट की में 4 भित्तियां पाई जाती है। कितनी भित्तियां पाई जाती है? 4 भित्तियां।
तो प्राथमिक भित्ति कोशिका विभाजन करेगी, विभाजन करके परागपुट की भित्ति का निर्माण करेंगी। और परागपुट में 4 प्रकार की भित्तियां पाई जाती है, जिन्हें हम परागकोश की भित्तियां कह देंगे। जबकि प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका, जन का मतलब उत्पन्न करने वाला, जो कि बीजाणुओं को उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं हैं, यह प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका समसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। यह प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका समसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। लघु बीजाणु क्या होता है? हमारी परागकण। तो परागकणों को निर्माण करने वाली मात्र कोशिका का निर्माण करती है। अब यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणु का निर्माण करेगी और लघु बीजाणु यानी कि नरयुग्मक यानी कि परागकणों का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेंगी? ये परागकण का निर्माण करती है। तो प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका ने समसूत्री विभाजन किया, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण किया। यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगी। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। कौन से विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री। देखिए, ये द्विगुणित कोशिका होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। जब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी उनमें क्या हो जाएंगे? गुणसूत्रों की संख्या आदि। तो लघु बीजाणु कैसे हो गए आपके? एन, अगुणित। और हमें पता है कि जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? अगुणित। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। कितने लघु बीजाणु का निर्माण करेगी? 4। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका से जो लघु बीजाणु का निर्माण होगा, इसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। इसे हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक को लघु बीजाणु जनन नाम से। तो क्या देखा हमने कि हमारे पास अधस्थ त्वचा थी। अधस्थ त्वचा ने प्रपशु कोशिकाओं का निर्माण किया। ये प्रपशु कोशिकाएं आर्किस्पोरियल कोशिकाएं विभाजन करके 2 कोशिकाएं बना दिया। एक तो प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका ने परागकोश की 4 भित्तियों का निर्माण किया। परागकोश की 4 भित्तियां कौन कौन सी है अभी हम बात करेंगे। जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ने लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण किया और यह लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इसे हम क्या बोल देंगे? लघु बीजाणु जनन। इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? परागकोश की भित्तियों के बारे में। देखिए, जब आप परागकोश का टीएस काट के देखते हैं, ये आपके पास परागकोश का जब आप टीएस अनुप्रस्थ काट के देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह की संरचना सूक्ष्म राशि में दिखाई देगी। इसमें जो सबसे बाहर की तरफ जो कोशिकाओं का एक स्तर है, देखिए जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, ये सबसे जो बाहर की तरफ जो कोशिकाओं का एकल स्तर है, इन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। अभी हमने बात की थी कि जो परागकोश है उसमें 4 प्रकार की भित्तियां पाई जाती है। यहां हम बाहर से अंदर की तरफ यानी कि परिधि से केंद्र की तरफ जाएंगे तो हमने देखा कोशिकाओं का स्तर सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जा रहा है? बाह्य त्वचा। और हमें यह भी पता है कि परागकोश की दोनों पालियां योजी के द्वारा आपस में जुड़ती है। तो बीच वाला भाग कौन सा है? ये आपका योजी वाला भाग। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास कितने परागपुट है? 4 परागपुट। कितने परागपुट निर्मित हो जाएंगे? 4 परागपुट। तो हम एक परागपुट को लेके चलते हैं। ऐसा ही इन चारों में पाया जाता है। तो सबसे बाहरी जो स्तर है, जो सबसे बाहरी त्वचा है, वो कौन सी कहलाती है? आपकी बाह्य त्वचा। ये कोशिकाओं का एकल स्तर है, यानी कितनी कोशिकाओं कितनी परतें पाई जाती है? इसमें एकल परत पाई जाती है। जैसे ही हम बाह्य त्वचा के नीचे जाके देखते हैं तो हमें थोड़ी मोटी कोशिकाओं का एक स्तर मिलता है। क्या मिलेगा हमें? कोशिकाओं का एक थोड़ा मोटा स्तर मिलता है। इसे हमने क्या बोल दिया? अंतस्थीशियम। सबसे बाहरी बाह्य त्वचा, इसके नीचे दूसरे कौन सा हो गया? अंतस्थीशियम। इसे हम एंडोस्थीशियम भी कहते हैं। तो ये भी कैसा स्तर है आपका? एकल स्तर। कोशिकाओं कैसा स्तर है? ये भी एकल स्तर। लेकिन इसकी कोशिकाएं थोड़ी मोटी होती है। किसके कारण? अल्फा सेलुलोज के जम जाने के कारण। इसकी कोशिकाओं में अल्फा सेलुलोज जम जाता है, इसलिए इसकी कोशिकाएं क्या होती है? थोड़ी मोटी दिखाई देती है। और यही कोशिकाएं आपके परागपुट के स्फुटन, जो अल्फा सेलुलोज के जमने से मोटी हो जाएंगी, ये क्या होती है? आपकी आर्द्रता ग्राही, यानी कि वातावरण में जो जल की मात्रा होती है उसे ग्रहण कर लेंगी और ग्रहण करके फूल जाएंगी
और फूल जाने से क्या होगा, ये यहाँ से परागकोश के स्फुटन यानी कि परागकोश के फटने के लिए क्या होती है, आपके जिम्मेदार होती है। इसके नीचे आपको कोशिकाओं का कुछ स्तर पाया जाता है, 2-3 कोशिकाओं की स्तर पाया जाता है। इन्हें हम बोलते हैं मध्य परतें। मध्य परतें, मिडिल लैमेला। देखिए मिडिल लेयर्स, सॉरी, सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा एकल स्तर है। अंतस्थीशियम, एंडोथीशियम दूसरा स्तर, जो भी कैसा है, एकल कोशिकाओं का स्तर है। तो इसकी कोशिका अल्फा सेलुलोज की जम जाने से मोटी हो जाती है और क्या होती है, ये आर्द्रताग्राही। जैसे ही जल अवशोषित हो जाएंगी तो ये परागपुटों के फटने के लिए क्या होती है, ये उत्तरदायी होती है। तो अंतस्थीशियम के नीचे कुछ कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मध्य परतें। ये मध्य परतें कैसी होती है, पतली भित्ति वाली परतें। पतली भित्ति वाली क्या होती है इसके पास, कोशिकाएं। अब परागपुट का सबसे आंतरिक स्तर, जो सबसे अंदर वाला स्तर है, ये सबसे आंतरिक स्तर, इसके परागपुट के अंदर जो परागकण निर्मित होते हैं, इन परागकणों को पोषण देने का काम करता है। तो सबसे आंतरिक स्तर कौन सा हो गया, पोषोत्तक। इसे हम टैपिटम भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे, टैपिटम भी कहा जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। कभी कभी इसके बारे में पेपर में शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है। तो जो सबसे आंतरिक स्तर है उसे हम क्या बोलेंगे, यह पोषोत्तक, यह टैपिटम परागकोश का सबसे आंतरिक स्तर है। और जो परागपुट पे जो विकसित हो रहे परागकण है, यह क्या करता है, परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करता है। अतः इसका नाम क्या कर दिया, पोषोत्तक। जब हम पोषोत्तक के बारे में देखते हैं, यह पोषोत्तक या टैपिटम विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करता है। क्या करेगा, ये विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करता है। यदि यह पोषोत्तक पूर्णतः विकसित नहीं होगा तो परागकणों को पोषण नहीं मिलेगा और बनने वाले परागकण कैसे बन जाएंगे, बंधे, यानी कि वो जननक्षम नहीं होते यदि टैपिटम या पोषोत्तक पर्याप्त पोषण प्रदान नहीं करे। यह पोषोत्तक 2 प्रकार का होता है। यह टैपिटम अमीबीय प्रकार का और ग्रंथिलो स्त्रावी प्रकार का, 2 प्रकार का हो सकता है। सामान्यतः स्त्रावी प्रकार के पोषोत्तक पाए जाते हैं। ये क्या करता है, आपके परागकणों को पोषण प्रदान करेगा और परागकणों के बाहर एक प्रोयूबिस्काय का निर्माण करता है। परागकणों के बाहर एक स्तर का निर्माण करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोयूबिस्काय। यह प्रोयूबिस्काय बाद में यूबिस्काय में परिवर्तित हो जाता है, जो कि परागकण की बाह्य स्तर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, बाह्य स्तर का निर्माण करता है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने परागकोश की भित्ति के बारे में देखा कि परागकोश में 4 भित्तियां पाई जाती है। सबसे बाहरी बाह्य त्वचा एकल स्तर पाया जाता है, उसके नीचे अंतस्थीशियम यानी कि एंडोथीशियम, यह भी एकल स्तर है, लेकिन इसमें सेलुलोज का जमाव होता है और ये क्या करेंगे, आपके परागकोश के स्फुटन में क्या करती है, सहायता करती है। अंतस्थीशियम के नीचे तीसरी लेयर होती है आपकी मध्य परतें, मिडिल सरफेस। ये मध्य परतें क्या करती है, आपके बहुत ही पतली परतें होती है और 1 से लेकर 3 स्तर में ये पाई जाती है। सबसे आंतरिक और सबसे महत्वपूर्ण स्तर होता है पोषोत्तक या टैपिटम। यह क्या करता है, आपके विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। यदि यह परागकणों को पोषण प्रदान नहीं करेगा तो परागकण कैसे बन जाएंगे, बंधे हो जाएंगे। और परागकणों का निर्माण या लघु बीजाणु का निर्माण क्या कहलाता है, लघु बीजाणु जनन। किसकी सहायता से होगा, अभी हमने पढ़ा था, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का बनना लघु बीजाणु जनन, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो जो आपका पोषोत्तक है, यह 2 प्रकार का हो सकता है, अमीबीय प्रकार का और स्त्रावी या ग्रंथिल प्रकार का। सामान्यतः कैसे प्रकार का पाया जाता है, स्त्रावी प्रकार का पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।